Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर सेकंड है हमारा, जिसका नाम है ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। इस चैप्टर का हम बढ़िया तरीके से माइंड मैप करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सा हमारा चैप्टर था, है ना। इसमें कितने टाइप्स के ओशंस होते हैं, ओशंस हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं, हमारे एनवायरमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं, ये सब हमने देखा था। कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखा था कि कितने टाइप्स के हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं। इवन 4 to 7 टाइप्स में हम अपने कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे, ये सब मैं पढ़ाऊंगी, रिकॉल कराऊंगी आपको, ठीक है। तो पहले क्या कर दीजिए, आप जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं हमारे बढ़िया से इस चैप्टर को। यहाँ पे क्या लिखा है, वॉट आर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ओशंस और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशंस। जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज है ना, जो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज हम कहाँ देखते हैं, ग्लोब में, इन्हें क्या बोला जाता है, ओशंस बोलते हैं। जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हमें ग्लोब में देखने को मिलती हैं वो हमारे क्या होते हैं, ओशंस होते हैं। ओशंस, अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ लैंड मास एंड अ लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट। ओशंस हमने देख लिए, जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हमें देखने को मिलती है। नाउ कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, तो लार्ज बॉडी ऑफ लैंड, है ना। अच्छा, बड़ी लैंड मतलब खूब सारा जो जमीन ऐसी फैली हुई है ना, जिसको हम लैंड मास बोलते हैं। एंड अ लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपांस ऑफ लैंड, है ना। और लैंड का कंटिन्यूअस एक्सपांस मतलब जमीन लंबी, मतलब फैली हुई है एक अच्छी बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे। ऐसा नहीं कि छोटी सी जमीन है बस फैली हुई है बड़ा सा, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्योंकि कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, अच्छे बड़े बड़े महाद्वीप होते हैं, लैंड का एक्सपांस होता है, उसी के अंदर कितनी सारी हमारी कंट्रीज होती है। जो हम बोलते हैं कंट्री बड़ी है, तो सोचो कॉन्टिनेंट कितना बड़ा होगा, तभी तो उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। क्लियर हुआ। बोथ ओशंस and continents play a vital role in shaping the climate of the earth. They affect all aspects of life, including all plants and animals, and therefore human life too. है ना। ओशंस की बात करें, कॉन्टिनेंट्स की बात करें, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे अर्थ के क्लाइमेट में, हमारे अर्थ के क्लाइमेट को शेप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ के सारे ही एस्पेक्ट पर अफेक्ट डालती है, इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हमारे प्लांट्स, एनिमल्स सब कुछ हमें देखने को मिलेंगे। इवन ह्यूमन लाइफ भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आप खुद ही देखते हो ओशंस में या कॉन्टिनेंट्स में कंट्रीज है, कंट्रीज में लोग रहते हैं ना, लोगों के साथ जानवर भी रहेंगे, प्लांट्स भी रहेंगे। ओशंस में भी आपके एक्वेटिक लाइफ, मैरीन लाइफ होती है, वहाँ पे मैरीन प्लांट्स, फ्लोरा फोना अपना रहता है। तो यानी हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे ह्यूमन लाइफ या एनिमल्स, प्लांट्स के लिए, सब चीज़ के लिए दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ओशंस की, है ना, जिसको बोला जा रहा है लार्जेस्ट वाटर बॉडीज, तो ये क्या करता है, अगर आप हम अपना अर्थ देखोगे ना, तो अर्थ हमारा ज़्यादा करके क्या दिखता है, ब्लू कलर में। ब्लू क्या दिखता है, मेजर कलर, विजिबल ऑन दी अर्थ। अर्थ में दिखने वाला ब्लू क्या है, सबसे ज़्यादा विजिबल कलर है। ब्लू के अलावा हमें थोड़ा सा ब्राउन कलर भी दिखेगा, थोड़ा सा हमें वाइट सा भी दिखेगा, क्योंकि वो क्लाउड्स हैं, डस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं, ठीक है। अब ब्लू प्लैनेट क्यों है हमारा अर्थ। अभी हमने पढ़ा लार्जेस्ट वाटर बॉडीज, हमारे अर्थ में ऑलमोस्ट अगर हम कहें 70% से भी ज़्यादा, जो यहाँ इतना पानी, 3/4 अगर हम बोले हमारे अर्थ में क्या है, हम वाटर है, इतना ज़्यादा ऑलमोस्ट हमारे अर्थ में पानी है, आधे से भी कहीं ज़्यादा। मैंने बोला ना 70% से भी ज़्यादा, आप समझ लो 70% से भी ज़्यादा अगर आप मान लो, है ना, इतना पानी है। इसीलिए हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन ये जो वाटर है ना, जो ओशंस में हमें मिलता है, ये जो वाटर होता है ओशंस का, कैसा होता है, सॉल्टी वाटर, है ना। वाटर प्रेजेंट, जो वाटर ओशन में प्रेजेंट रहता है, वाटर प्रेजेंट इन द ओशन इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। है ना, हमारे कंजम्पशन के लिए फिट नहीं होता, हमारे कंजम्पशन के लिए फिट नहीं होता। क्यों,
बिकॉज ऑफ सैलिनिटी, क्योंकि जो ओशन का वाटर होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है, सैलाइन या सॉल्टी वाटर होता है ना, खारा नमक का पानी होता है, इसीलिए जो ओशन का वाटर है हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते। क्लियर हो गया, आया समझ में। अब जो फ्रेश वाटर है वो ऑलमोस्ट हमारे जो कहाँ मिलेगा, ग्राउंड वाटर में है ना, जो ज़मीनों के अंदर पानी होता है, या हमें लेक्स में मिलेगा, पॉन्ड्स में मिलेगा, रिवर्स में मिलेगा, ग्लेशियर्स वगैरह, आइस शीट्स, यहाँ पे हमें जो है फ्रेश वाटर मिलता है, जो कि बहुत ही कम परसेंटेज में। इसीलिए हमें कहा जाता है कि भाई पानी को ध्यान से यूज़ करो, पानी की इतनी कमी है। तो ये हमने किसके बारे में देखा, ओशन के बारे में देखा, जो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज हमें देखने को मिलती है। हमने कॉन्टिनेंट के बारे में देखा, जो कंटिन्यूस हमारा एक्सपांस होता है लैंड का, हमारे जो है लैंड मास को क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंट। ओशन और कॉन्टिनेंट हमारे क्लाइमेट के, अर्थ के क्लाइमेट को के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जैसे हम बोलेंगे प्लांट्स या एनिमल्स, इन सबको इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है, और इवन ह्यूमन लाइफ को भी। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। अब वाटर और लैंड अर्थ में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। द ओशन टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लैनेट, बट दिस सी वाटर इज सॉल्टी एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। यहाँ पे बात की जा रही है डिस्ट्रीब्यूशन की, कि कैसे जो है हमारा वाटर, मतलब वाटर और लैंड का अर्थ में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो ओशन और कॉन्टिनेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, है ना। अगर हम सोचेंगे कि भाई ओशन कॉन्टिनेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नहीं है। आप क्या देखोगे, ये आपका ग्लोब है, ये आपका इक्वेटर है ना। तो आपके कॉन्टिनेंट यहाँ पे दिखेंगे ऑलमोस्ट 7 कॉन्टिनेंट और 5 अगर हम बोले मेजर ओशन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अब दोनों ही नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर का पोर्शन हमारा क्या हो जाता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर का हो जाता है, नीचे का पोर्शन हमारा क्या हो जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर। ये क्या होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये क्या होता है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो इक्वली डिवाइडेड नहीं है। आप देखोगे ज्यादा करके जो आपके कॉन्टिनेंट है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा मिलेंगे आपको, है ना। यूरोप ऊपर मिलेगा, नॉर्दर्न अमेरिका आपको ऊपर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको आधा जो पार्ट है साउथ, मतलब सॉरी अफ्रीका का, वो मिल जाएगा। फिर आपको एशिया का भी काफी ऑलमोस्ट ज्यादा ही हिस्सा आपको ऊपर मिलेगा। नीचे आपको क्या मिलता है, सिर्फ अंटार्कटिका और क्या मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, और कुछ पोर्शन जो है आपको थोड़ा सा एशिया का, यहाँ पे अफ्रीका का, और फिर साउथ अमेरिका। लेकिन ज्यादा पोर्शन अगर आप देखोगे लैंड का, आपको दिखेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी पॉपुलेशन आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा ही देखने को मिलेगी। ऐसे ही अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें या हम ओशंस की बात करें, तो ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर इक्वली डिवाइडेड है, तो लैंड और वाटर भी इक्वली डिवाइडेड होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों ही अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। The oceans together hold most of the water available on the planet, है ना। जितना पानी, जो हम बोलते हैं ना अर्थ हमारा ब्लू प्लैनेट है, तो ओशन क्या करता है, बहुत सारा पानी जो हमारे प्लैनेट अर्थ में अवेलेबल है उसको कौन होल्ड करता है, ओशन। वो किसके अंदर होता है, ओशन के अंदर होता है। मतलब इतना सारा पानी हमारा ओशन के पास रहता है, लेकिन हम फिर भी बोलते हैं पानी की कमी क्यों है, कि पानी को ढंग से यूज करो, वेस्ट मत करो। ऐसा इसलिए क्योंकि ओशन का वाटर क्या होता है, मतलब ओशन या सी वाटर कैसा होता है, सैलाइन होता है ना, खारा पानी होता है। अब पानी खारा है, सॉल्टी है, दैट मीन्स ह्यूमन कंजम्पशंस के लिए या एनिमल्स के लिए कोई काम का नहीं है, लैंड एनिमल्स और ह्यूमंस के कोई भी काम का नहीं है। तो जब इतना सारा पानी हमारे काम का ही नहीं, इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई पानी को सोच समझ के यूज़ करो। जो फ्रेश वाटर हमें अवेलेबल होता है, तो हमें ग्राउंड वाटर, मतलब जो ज़मीनों के अंदर अंडरग्राउंड वाटर, वो हमारे काम का होता है, या लेक्स का, रिवर्स का, या आइस शीट्स का, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, अब और क्या है हमारे पास, ओशंस। अब किसको देखेंगे, हम ओशंस के बारे में देखेंगे। ऑन दी वर्ल्ड मैप वी कैन ऑब्जर्व 5 ओशंस। अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें, आप देखोगे वर्ल्ड मैप को, तो हमें क्या दिखते हैं, 5 ओशंस देखने को मिलते हैं, है ना। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड सदर्न ओशन, जिसे हम अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, फॉलोवर्ड बाय द अटलांटिक ओशन। द इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट, व्हाइल द सदर्न ओशन इज द फोर्थ, द स्मॉलेस्ट वन इज द आर्कटिक ओशन। 5 हमारे मेजर ओशंस होते हैं। यहाँ पे अगर मैं नाम लिख दूं, है ना, 5 मेजर ओशंस। अब 5 मेजर ओशंस का मैं नाम नहीं लिखूंगी, लेकिन
मैं उसके इसके उनकी साइज के अकॉर्डिंग कौन सा ओशन कितना बड़ा है वो पहले सबसे टॉप पे ऐसे ऐसे बना के लिखूंगी, ठीक है। जैसे आप ये सोच लो पिरामिड जैसा है, 5 हमारे ओशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, 1 2 3 4 5 ही हो जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे क्या होगा हमारा, मतलब सबसे बड़ा फर्स्ट लेवल पे, है ना। फर्स्ट लेवल पे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हमारा पैसिफिक ओशन है, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के बाद क्या हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर पे इंडियन ओशन, फिर हो जाएगा सदर्न या अंटार्कटिक ओशन, फिर क्या हो जाएगा आर्कटिक ओशन, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे 5 ओशन है जो मैंने साइज के अकॉर्डिंग आपको बताएं। यही पर ही यहाँ पे ये जो मेंशन किए हुए हैं हमें 5 हमारे ओशन होते हैं पैसिफिक, फिर सेकंड होता है अटलांटिक, सेकंड नंबर पे साइज के अकॉर्डिंग, फिर थर्ड नंबर पे हमारा हिंद महासागर इंडियन ओशन, उसके बाद आर्कटिक ओशन, फिर हो जाएगा हमारा सदर्न और अंटार्कटिक ओशन। देखो अंटार्कटिक ओशन बोलो सदर्न ओशन बोलो एक ही बात है, क्यों, क्योंकि बिल्कुल साउथ पोल नीचे बिल्कुल मिलेगा। अंटार्कटिक जो हमारा है कॉन्टिनेंट बिल्कुल नीचे है साउथ पोल के, ऑलमोस्ट मिड में है साउथ पोल उसके, है ना, और उसी के ऊपर हमें मिलता है सदर्न ओशन जिसे हम अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं। और साइज के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, सबसे बड़ा पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। आर्कटिक, अच्छा ये मिलेंगे कहाँ का, पैसिफिक ओशन आपको इस साइड और इस साइड मिलेगा ज्यादा करके, है ना, मतलब आप जैसे ग्लोब देखोगे अर्थ को देखोगे तो इस साइड बिल्कुल ईस्ट साइड वेस्ट साइड दिखेगा, फिर ईस्ट साइड, क्योंकि अर्थ हमारा गोल है तो पूरा वो उसका प्रोपोर्शन ज्यादा है, ऊपर मतलब ऑलमोस्ट राउंड शेप का होता है, ठीक है। यहां से फिर सेकंड हमारा अटलांटिक ओशन होता है जो एस शेप का होता है, फिर हो जाता है इंडियन ओशन जो हमें इंडिया के नीचे यहाँ देखने को मिलता है, इस तरफ हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका उसके बीच में, फिर सदर्न ओशन बिल्कुल नीचे अंटार्कटिका के ऊपर, और आर्कटिक ओशन बिल्कुल आर्कटिक सर्कल के पास। क्लियर, चलो ओशन एंड डिजास्टर। अब ओशन और डिजास्टर का कोई लेना देना है क्या, ओशन है ठीक है अच्छी बात है, हमारे क्लाइमेट के हमारे लाइफ के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट इसका डिजास्टर से क्या लेना देना, कभी क्या कोई डिजास्टर भी आ जाता है। ओशंस ऑफन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म्स। देखो ओशन के कारण कहीं बार बवंडर या स्टॉर्म ऐसी चीजें आ जाती है। वायलेंट इवेंट्स विद एक्सट्रीम रेनफॉल और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स सच एज साइक्लोन्स विच कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू कोस्टल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। ऐसे वायलेंट इवेंट विद एक्सट्रीम रेनफॉल, जब क्या होती है बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड या हवाएं बहुत तेज चलती है जैसे साइक्लोन वगैरह हो जाता है, विच कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू कोस्टल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जो क्या कर सकती है वर्ल्ड के कोस्टल रीजन जैसे तटीय क्षेत्रों में क्या ला सकती है, बहुत ज्यादा भारी डैमेज लेकर आ जाती है ना, बहुत ज्यादा डैमेज, बहुत ज्यादा बर्बादी लेकर आ जाती है। अब आप देखते हो ना कि जैसे वेव्स क्या होती है ना, जो समुद्रों की ओशंस की जब चलती है, ठीक है, वेव्स यानी राइज अप एंड डाउन ऑफ राइज एंड लो होना, है ना। अब क्या होता है जब हवा बहुत तेज चलती है या कहीं अर्थक्वेक आया होता है या अंडरग्राउंड या अंडर वाटर लैंडस्लाइड आया होता है या कहीं वॉल्केनो एरप्ट हुआ होता है, इनके कारण एकदम से जो वेव्स है बहुत सारी शिफ्ट होती हैं, शिफ्ट होंगी जिसके कारण वेव्स बड़ी होती हैं और बहुत स्पीड से चलती हैं। और कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरिया वो वाले होते हैं जो समुद्र के किनारे वाले एरिया होते हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ पे क्या बना लूँ, इंडिया बना लूँ फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मैंने इंडिया का नीचे का पोर्शन बना लिया, समझ लो साउथ का पोर्शन, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पानी पानी, है ना, अरेबियन सी मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, बे ऑफ बंगाल। तो ये वाला एरिया है ना तटीय क्षेत्र, ये क्या हो जाता है आपका कोस्टल रीजन, ये क्या हो जाते हैं आपके कोस्टल एरियाज हो जाते हैं। क्लियर। अ सुनामी इज अनदर नेचुरल डिजास्टर दैट ओरिजिनेट्स इन द ओशन। अब सुनामी भी एक ऐसा ही नेचुरल डिजास्टर है ना, जो ओशन में ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इट इज अ ह्यूज एंड पावरफुल वेव, ये क्या होती है बहुत ही बड़ी और बहुत ही पावरफुल वेव होती है, जनरली कॉज बाय अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। ये होती कैसे, जब बहुत तेज अर्थक्वेक आता है या वॉल्केनिक इरप्शन आता है एट द बॉटम ऑफ द ओशन। मैंने बताया ना कि ये जो वेव से बड़ी हो कैसे रही, सुनामी आ कैसे रही, जब क्या होगा, इस बहुत तेज अर्थक्वेक आएगा या नीचे वॉल्केनिक
इरप्शन होगा इसके कारण। सुनामीज कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स एंड सबमर्ज कोस्टल एरियाज कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज। अब सुनामी कहीं बार हवा के कारण और इतनी तेज जो है अर्थक्वेक इनके कारण शिफ्ट होता है पानी, तो बहुत तेजी से चलती, बहुत ज्यादा स्पीड से चलती है। अब जिन एरियाज में जाएगी, स्पेशली कोस्टल एरियाज में, तो क्या होगा, वहां पे घर वर सब कुछ बहा देती, सब कुछ डुबो देती। इतनी ज्यादा खतरनाक, इतनी ज्यादा बड़ी ये सुनामी हो सकती है और इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल की आती है। क्लियर हुआ? तो ओशन वाटर कई बार क्या लेकर आता है भाई, डिजास्टर भी लेकर आता है। ठीक है, ओशन ऑफन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म्स। अच्छा ये हो गया। On 26 December 2004, India and another 13 countries around the Indian Ocean were struck by a powerful tsunami caused by an earthquake in Indonesia. More than 2 lakh people lost their lives. अब क्या हुआ था 26 दिसंबर 2004 को, इंडिया और जो और भी बाकी 13 कंट्री है ना इंडियन ओशन के आसपास, वो क्या हुई थी, बहुत खतरनाक सुनामी के कारण भाई दिक्कत आ गई थी, मतलब बहुत ज्यादा सुनामी आई थी जिसके कारण बर्बादी हुई थी, है ना। एंड अर्थक्वेक इन इंडोनेशिया। अब क्या हुआ था, इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आया अर्थक्वेक था इंडोनेशिया में, लेकिन उसका जो वाइब्रेशन है, जो उसका असर है, हमें इतना देखने को मिला कि सुनामी और सुनामी के कारण इंडिया और बाकी 13 कंट्रीज पर भी उसका बहुत ही ज्यादा खतरनाक जो है इंपैक्ट देखने को मिला। मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। लगभग 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। इन इंडिया द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला वर severely affected and suffered much damage and loss of life. इंडिया में जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था और जो कोस्ट था तमिलनाडु का और केरला का, वहां पर बहुत ज्यादा इसका बुरा असर देखने को मिला, क्योंकि मैंने बताया ना कोस्टल एरिया, समुद्री इलाके हैं, पानी का लेवल जरा बढ़ता है, स्पीड तेज वगैरह होती तो बाढ़ आने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे तो अर्थक्वेक आया था, कहीं वहां का असर देखने को मिला, तो वेव बहुत तेज चल के शिफ्ट होके आई, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बर्बादी हानि ही थी। तो कोस्टल एरियाज, अब ये तो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, आइलैंड तो वैसे ही सब जगह से पानी से ढका हुआ होता है, तो वहां पे अगर कुछ हो जाए तो पानी कितनी जल्दी वहां पे आएगा, ठीक है, सुनामी लेकर आएगा। ऐसी तमिलनाडु और केरला में बहुत ज्यादा इसका असर देखने को मिला, बहुत सारे लोगों का बहुत सारी चीजों मतलब डैमेज हुआ, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह का, और उनकी मतलब लॉस ऑफ लाइफ, जान भी चली गई। सच सुनामीज आर रेयर बट वेरी डिस्ट्रक्टिव। ऐसी सुनामी ऐसा नहीं कि आती रहती, रेयर होती है लेकिन बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। लकीली दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट अ कोस्ट। लेकिन इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं अगर हम ऐसे मेजर्स या तौर तरीके, आप ऐसे सिस्टम, अलार्मिंग सिस्टम ऐसा कुछ अपनाएं, है ना, इससे पहले वो कोस्टल एरियाज को हिट करे, तो हम एक तरीके से पहले से अलार्मिंग रख लेंगे, पता चल जाए। ठीक है, मेनी कंट्रीज कोलैबोरेट इन सच अर्ली वार्निंग सिस्टम। बहुत सी कंट्री का इसमें कोलैबोरेशन दिखता है, इवन इंडिया का भी। इवेंट्स दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर हैंडल अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। अब क्या होता है, जब मानो कि भाई ऐसी सुनामी आ गई, लोगों की जान पर बनाई या प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, तो ऐसे जो भी इवेंट होते हैं जिसपे लाइफ जाती है, लॉस ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी पर असर पड़ता है, जो लोगों की जानें चली जाती हैं, इंजर्ड हो जाते हैं या प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है, तो इसको कौन हैंडल करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, उनके डिपार्टमेंट होता है, वो ये जो है हैंडल करते हैं इस टाइप के केसेस को। क्लियर हुआ? तो ओशंस क्या कहलाते हैं, कई बार डिजास्टर भी लेकर आ सकते हैं। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Continents. We may list any number of continents between 4 and 7. Here is why. देखो कॉन्टिनेंट वैसे हम क्या बोलते हैं, हमारे 7 कॉन्टिनेंट है। हम इन जनरल क्या बोलते हैं कि we have 7 कॉन्टिनेंट, लेकिन हम कॉन्टिनेंट को 4 to 7 भी बता सकते हैं, है ना, 4 to 7 भी बता सकते हैं। जैसे पहला क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट नंबर पे हमारा एशिया, है ना, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे हो जाएगा अफ्रीका, नहीं अफ्रीका तो हो गया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, फिर सेवेंथ नंबर पे अंटार्कटिका। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है। कितने ही हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स।
ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट से। क्लियर। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि हम कॉन्टिनेंट को 4 to 7 कर सकते हैं, मतलब ये 7 कॉन्टिनेंट 4 कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखो इसके पीछे क्या राज है, क्या चीजें समझ में आएगी। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर जनरली कंसिडर्ड टू बी 2 कॉन्टिनेंट, बट इफ सीन एज अ सिंगल लैंड मास दे कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज 1। आप मैप देखते हो, वर्ल्ड मैप देखते हो, तो आप साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका देखोगे, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, एक पतले से ऐसे समझो, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है फॉर एग्जाम्पल, ये नीचे यहाँ पे साउथ अमेरिका है, तो ऐसे पतले से लैंड मास से जुड़े हुए, ऐसे जुड़े हुए। तो अगर ऐसे जुड़े हुए तो इनको हम एक मान सकते हैं, एडेड तो है, बिल्कुल सेपरेटेड तो नहीं है, है ना, एक ही है ना, तो इसीलिए इनको एक ले सकते हैं। तो यानी 2 कॉन्टिनेंट अभी एक हो गए। ऐसे यूरोप और एशिया को भी कई बार, वैसे तो हम बोलते हैं 2 कॉन्टिनेंट है, लेकिन ऑल्दो द मैप मेक्स इट क्लियर दैट दे फॉर्म अ सिंगल लैंड मास, लेकिन अगर हम मैप की तरफ देखेंगे तो हमें क्लियरली दिखेगा कि भाई ये क्या फॉर्म करते हैं, ये तो बना रहे हैं सिंगल लैंड मास, है ना। कैसा है लैंड मास? सिंगल है, सिंगल लैंड मास बना रहे। फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस यूरोप्स इवोल्यूशन हैज बीन वेरी डिफरेंट फ्रॉम एशियाज, व्हिच इज व्हाई दे कैन बी सीन एज 2 कॉन्टिनेंट। लेकिन अगर हम यूरोपियन कल्चर देखें, हमारा एशियन कल्चर देखें, दोनों में बहुत फर्क है, इसीलिए भी हम इन्हें कह सकते हैं कि भैया हाँ अलग अलग कॉन्टिनेंट है, क्योंकि कल्चर में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। जियोलॉजिस्ट however often regard them as a single continent called यूरेशिया। लेकिन जो जियोलॉजिस्ट है अक्सर इन्हें क्या बोलते हैं भाई? सिंगल कॉन्टिनेंट बोलते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? यूरेशिया, है ना, कि भाई ये सिंगल ही, एक ही यूरोप प्लस एशिया, ये क्या हो गया? एक ही कॉन्टिनेंट हो गया, तो इसको सिंगल ही लैंड मास मानते हैं। क्लियर हो जाएगा? हो गया। अफ्रीका एंड यूरेशिया आर जनरली रिगार्डेड एज 2 कॉन्टिनेंट बट समटाइम्स एज 1। अब आप अफ्रीका को भी देखोगे ना तो ये भी जुड़ा हुआ है मैप में, बस ध्यान से देखो, ये भी जुड़ा हुआ दिखेगा आपको, किससे? एशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया से, इसीलिए इसको भी माना जाएगा एक। तो अब ये 2 कॉन्टिनेंट प्लस एक और हो गया तो 3 बन गए। तो ऐसे ही कर करके माना जा रहा है कि टोटल कितने कॉन्टिनेंट है हमारे पास? 4। यानी हमने क्या कर लिया? इन दोनों को जोड़ लिया, यहाँ पे हमने किनको जोड़ लिया? नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ लिया, तो ये क्या बन गया? एक कॉन्टिनेंट। ये क्या है आपका? 1 कॉन्टिनेंट। फिर हमने किसको जोड़ लिया? एशिया, यूरोप को जोड़ लिया, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? 2 कॉन्टिनेंट। अफ्रीका को भी जोड़ लिया, है ना, ये 2 कॉन्टिनेंट हो जाएंगे, 2 ये हो गए। अब क्या बच रहा है हमारे पास? मतलब 1 कॉन्टिनेंट ये, सेकंड ये हो जाएगा, यूरोप को भी जोड़ लो उसमें, थर्ड फिर हमारे पास अंटार्कटिका, फोर्थ हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास 4 to 7 कॉन्टिनेंट है, मतलब अगर हम काउंट करने पे जाएं लैंड मास के अकॉर्डिंग कि भैया ये जुड़े हुए हैं। लेकिन असल में हम वैसे कैसे लेके चलते हैं? इन जनरल हम क्या लेके चलते हैं कि मतलब ओनली हमारे पास कितने? 7 कॉन्टिनेंट ही है। क्लियर? 1 2 3 4, मतलब एशिया अलग है, अफ्रीका अलग है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। क्लियर हुआ? ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही हूँ, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, न्यू बुक में, है ना। वरना चले आप सोचो कि मैम आप ही क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो भाई पढ़ा है, ध्यान दिया होता तो आपके तो चैप्टर में ही है। क्लियर? चलो, आइलैंड्स। अब आइलैंड्स क्या होते हैं? आइलैंड्स वो होते हैं जो सब जगह से पानी से कवर्ड रहते हैं। Some smaller pieces of land are left out, surrounded by water on all sides. They are called islands. क्या होते हैं? कुछ स्मॉलर पीस ऑफ लैंड होते हैं, है ना, छोटे छोटे जमीन के हिस्से होते हैं जो चारों ओर से, मतलब सब जगह से, किससे? वाटर से सराउंडेड होते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें हम कहते हैं आइलैंड्स। क्या कहलाते हैं? आइलैंड्स कहलाते हैं। कॉन्टिनेंट्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाय वाटर। कॉन्टिनेंट्स किससे सराउंडेड रहते हैं? वाटर से सराउंडेड रहते हैं, बट बिकॉज दे आर सो लार्ज, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड आइलैंड। हम कॉन्टिनेंट को अगर मैप में देखेंगे तो उनके आसपास भी हमें पानी दिखेगा, कहीं अटलांटिक ओशन दिखेगा, कहीं किस साइड हमें इंडियन ओशन दिखेगा, है ना, यानी पानी पानी दिखेगा। लेकिन हम इन्हें आइलैंड क्यों नहीं बोल रहे कॉन्टिनेंट को? क्योंकि कॉन्टिनेंट बड़े होते हैं, बड़ा लैंड मास होता है, इसलिए हम इन्हें आइलैंड नहीं बोलते। आइलैंड तो उन्हें बोलते हैं जो छोटे छोटे लैंड होते हैं और सब जगह से पानी से घिरे होते हैं, इसीलिए वो आइलैंड कहलाते हैं। देयर आर लैक्स ऑफ आइलैंड्स ऑन द प्लैनेट ऑफ वेरी डिफरेंट साइजेस। अगर हम देखें बहुत सारे, लाखों के हमें आइलैंड देखने को मिलेंगे प्लैनेट में, और वो भी अलग अलग साइजेस के। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? हमारा ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है। इंडिया हैज मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स। इंडिया में तो 1300 से भी ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड हमें देखने को मिलते हैं। दोज इंक्लूड 2 मेजर ग्रुप्स, जिसमें 2 मेजर आइलैंड हमें ज्यादा करके आप नाम सुनते होंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और दूसरा क्या सुनने को मिलता हुआ? लक्षद्वीप, है ना। किस तरफ मिलेगा आपको? जैसे हमारा इंडिया का मैप है, ये इंडिया का हमारा मैप है, ये वाला कौन सा पोर्शन है? हमारा अरेबियन सी है,
यहाँ क्या मिलता है हमें, बे ऑफ बंगाल, यहाँ अरेबियन सी, यहाँ बे ऑफ बंगाल। यहीं पर हमें क्या मिलता है, लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ पे हमें मिलता है, ऐसे में रहता है ना ये, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें, अंडमान निकोबार आइलैंड। ये हमारा हो जाता है लक्षद्वीप आइलैंड, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लियर, यही हमें बताया जा रहा है। तो मेजर 2 आइलैंड हम यही सुनते हैं। वैसे हमारे इंडिया में ऑलरेडी 1300 से भी ज्यादा आइलैंड है। क्लियर, आइलैंड और कॉन्टिनेंट में डिफरेंस समझ में आया। कॉन्टिनेंट भी चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं, आइलैंड भी, लेकिन कॉन्टिनेंट बड़ा लैंड मास होता है, इसलिए हम उन्हें कॉन्टिनेंट नाम देते हैं। आइलैंड छोटे छोटे लैंड के पीसेज होते हैं और चारों तरफ से पानी से ढके होते हैं, इसीलिए उनको आइलैंड नाम दिया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। अब क्या बोला जा रहा है हमसे, ओशन एंड लाइफ। ओशंस और लाइफ का क्या भाई लेना देना है। ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर वाइटल पार्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट एंड अफेक्ट मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओशंस फ्लोरा, which is why they are called the planet's lungs. From early times, people have used oceans and seas to migrate to another region, to trade in all kinds of goods, to conduct military campaigns, and as a source of food through fishing. Oceans have also nourished the cultures of coastal people all over the world. अब ओशन का हमारी लाइफ से क्या लेना देना है। देखो, ओशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, गंदगी। हम इंसान का काम क्या है भाई, अच्छी अच्छी चीज़ों को गंदा करना, अपनी ज़रूरत के लिए। ऐसा नहीं कि जानबूझ के भी कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही हो सकती है ज़रूरत के हिसाब से, कि प्लास्टिक, खूब सारा प्लास्टिक समुद्रों में फेंक रहे हैं, ओवर फिशिंग कर रहे हैं, एक्सेसिव फिशिंग कर रहे हैं, तो जो मैरीन लाइफ है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स आर वाइटल पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। भाई हमारे एनवायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं क्या, ओशंस और कॉन्टिनेंट, है ना। एंड अफेक्ट मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, और क्या करते हैं, हमारी जिंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट में इनका बहुत ज़्यादा असर या रोल हमें देखने को मिलता है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन, अगर हम बात करें जो वर्ल्ड की जो ऑक्सीजन आ रही है, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन, मोर देन हाफ, है ना, वो कहाँ से मिलती है, ओशन में जो फ्लोरा प्रेजेंट है। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, प्लांट लाइफ, है ना। फ्लोरा मीनिंग, फ्लोरा प्लांट लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। है ना, किसी पर्टिकुलर रीजन की, जो भी एरिया की, जो भी जगह की प्लांट लाइफ होती है उसे फ्लोरा बोलते हैं। फौना किसे बोलते हैं, एनिमल लाइफ को। तो अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इतना ज़्यादा जो हमारे पास, मोर देन वर्ल्ड की जो हाफ ऑक्सीजन अगर हम बात करें कहाँ से मिलती है, ओशन की फ्लोरा से, विच इज़ वाई दे आर कॉल्ड द प्लैनेट्स लंग। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, प्लैनेट का लंग। लंग का तो फिर मतलब आपको पता ही, सांस वास लेने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रॉम अर्ली टाइम्स पीपल हैव यूज्ड ओशंस एंड सीज टू माइग्रेट टू अनदर रीजन। अब पहले के टाइम पे ओशन, समुद्र, इन्हीं के रास्ते तो लोग आते थे, एक जगह से दूसरी जगह आ पाते थे, ट्रेड करते थे, ट्रैवल करते थे इन्हीं के थ्रू, समुद्री रास्तों के थ्रू। ठीक है, तो कितने इंपॉर्टेंट है, टू ट्रेड इन ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, टू कंडक्ट मिलिट्री कैंपेन्स, चाहे मिलिट्री कैंपेन आना हो, है ना। जैसे ब्रिटिशर्स आए थे, वो ट्रेड करने ही आए थे, फिर धीरे धीरे हमारे इंडिया में जम गए थे, और ऐसे करके कहीं मिलिट्री कैंपेन करना हो तो ये भी चलता रहता था कि वॉर करने जा रहे हो, बैटल करने जा रहे हो, तो आप किसके सहारे जा रहे हो, यही समुद्र, ओशन के सहारे जा रहे हो। तो आप खुद समझोगे कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ में फिशिंग, भाई हमारे फूड एज अ फूड और प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं, फिश प्रोडक्ट्स हो गए, या जो हम खाने को फिशिंग करते हैं, ओवर फिशिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी क्या कर रही है, ओशन लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है। लेकिन ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ से क्या है, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ओशंस हैव ऑल्सो नरिश्ड द कल्चर्स ऑफ कोस्टल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं तो उनके लिए तो ओशंस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनका तो काम फिशिंग से ही चलता है। कोस्टल एरियाज में रहने लोग जो रहते हैं, है ना, तो सोचो उनकी तो जीविका है, लाइवलीहुड उन्हीं के कारण चलती है, फिशिंग वगैरह करते हैं। क्लियर हो गया, आया समझ में। और अभी तक भी लाइक नहीं किया तो भाई फटाफट से लाइक कर दो, फिर ऑलमोस्ट एंड ही करते हैं। ठीक है, कर दिया लाइक, आगे बढ़े, चलो।
The United Nations has designated June 8 World Ocean Day to remind us all the major role of the ocean plays in everyday life. United Nations ने क्या दिया है, जून 8 वर्ल्ड ओशन डे दे दिया है कि भाई ये क्या है, वर्ल्ड ओशन डे है जो हमें क्या दिखाता है, ओशन का मेजर रोल प्ले करता, मतलब कैसे ओशन जो है हमारे एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट सर्व एज द लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट. इसको क्या बोला जाता है, हमारे प्लैनेट का लंग. अ मेजर सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन एंड अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, है ना. फूड का, मेडिसिन का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, मतलब हमें खाना प्रदान करना, मेडिसिन या बायोस्फीयर को मेंटेन करना. बायोस्फीयर क्या होता है, जिसमें हमारी एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ क्या करती है, एग्जिस्ट करती है विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर से एयर लेती है, हाइड्रोस्फेयर यानी वाटर लेती है वहां से, लिथोस्फेयर यानी जमीन. ये तीनों का कंप्राइज, यानी बेसिकली बायोस्फीयर क्या होता है, नैरो जोन होता है ना, जिसमें पानी, हवा और लैंड तीनों का कंपोजिशन हमें देखने को मिलता है, जहां पर बेसिकली लाइफ एग्जिस्ट करती है. साइंटिफिक स्टडीज हैव शोन हाउ द ओशंस आर पॉल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. साइंटिफिक स्टडीज हमें दिखाती कि हमारे कारण, कैसे हमारी एक्टिविटीज के कारण ओशंस को हम पॉल्यूट कर रहे हैं. वी थ्रो सेवरल मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू द ओशंस. हम क्या कर रहे हैं, खूब सारा प्लास्टिक यहाँ पे फेंक रहे हैं, है ना, जिसके कारण मराइन लाइफ में असर पड़ रहा है. मतलब जो फिश मराइन लाइफ है, जो समुद्रों के अंदर रहने वाली जो लाइफ है, फिश वगैरह जो भी रहते हैं भाई, उन पर इंपैक्ट पड़ेगा. भाई आप उनका घर गंदा कर रहे हो एक तरीके से. इट इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ओशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट एंड ऑफ ह्यूमैनिटी. ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम क्या करें, प्रोटेक्ट करें ओशंस को भाई, ताकि क्या हो, फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट एंड ह्यूमैनिटी. हमारे प्लैनेट के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए भाई, ओशंस को प्रोटेक्ट करना चाहिए. ये हमारी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो इसी के साथ भाई हमारे इस चैप्टर का बेहतरीन तरीके से माइंड मैप एंड होता है. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए. ये वीडियो यहीं एंड होती है. अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं. ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. ये सारे के सारे आपके हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री आपको अवेलेबल है. आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सअप. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.